हाय दोस्तों, मैं कुंदन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मार्क्स इंस्टीट्यूट में। तो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था लाइट के बारे में, लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में हुआ था। तो उसमें हमने बताया यह था कि लाइट के जो प्रॉपर्टी होती है उसको दो भागों में पढ़ा जाता है, दो पार्ट किए गए हैं। पहला पढ़ाया जाता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा पढ़ाया जाता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमारे 10th और 12th दोनों क्लासेस में मिलेंगे और वेव ऑप्टिक्स केवल हम लोगों को 12th क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो हम लोग स्टार्ट रे ऑप्टिक्स से ही करेंगे क्योंकि 10th के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। तो रे ऑप्टिक्स होती क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जैसे साउंड वेव होते हैं, जो चीज हमको सुनाई देती है, हमको ये पता है कि जो ईयर होते हैं वो एक सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। ईयर से हमको सुनाई देता है, ईयर जो होता है वो साउंड वेव के लिए सेंसिटिव होते हैं। मगर ये भी बात उतनी ही सही है कि सारे साउंड को ईयर हमारे सुन नहीं सकते। कहने का मतलब ये है सारे साउंड वेव के लिए हमारे ईयर सेंसिटिव नहीं होते हैं। साउंड केवल वही हमारे ईयर के लिए सेंसिटिव है जो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच आते हैं, जिनको हम ऑडियल वेव कहते हैं। जिनको हम सुन सकते हैं उसको ऑडियल वेव कहते हैं। तो ये होती है वेव्स। उसी तरह सेम जो ईयर की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही हमारा आई भी एक सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे ईयर में सारे साउंड वेव को नहीं सुन सकते, वैसे ही हम आई की भी मदद से, आंख की भी मदद से सारे लाइट को नहीं देख सकते, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं देख सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख सकते हैं और कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देख सकते हैं, मतलब कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेंज के लिए हमारा आई सेंसिटिव है और कौन से के लिए नहीं सेंसिटिव है, इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को जान लेते हैं। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 40 हर्ट्ज टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 40 हर्ट्ज के बीच जिन वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, उन वेव को हम देख पाते हैं। वेवलेंथ की बात करें तो जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच होती है, उन सारे वेवलेंथ के लाइट को हम लोग देख सकते हैं। इन लाइट को विजिबल लाइट कहा जाता है। तो ये होती है देखने का कौन सा लाइट हमको दिखती है और कौन सी लाइट हमको दिखती नहीं है। हमको ये भी बात पिछली क्लास में बताया था कि जो लाइट होती है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से वैक्यूम में चलती है। हमने ये भी बताया था कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी वेव लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकती। मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो लिमिट स्पीड है एनी वेव और एनी पार्टिकल की। इससे ज्यादा स्पीड किसी भी पार्टिकल या वेव की नहीं हो सकती है। हमको यह भी पता है कि इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है। अगर मान जाइए, अगर हमारी वेवलेंथ हमारे ऑब्जेक्ट के रीजन में बहुत छोटा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और हमारी लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो उस कंडीशन में हम लाइट को एक वेव की तरह ना मान के एक रे की तरफ मानते हैं। और जब ये रे बंडल के रूप में चलते हैं, जब ये रे ऐसे गैदरिंग होकर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो इनको कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। इसको कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। और इसकी जो स्टडी हम जिस ऑप्टिक्स में करते हैं उसको कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। तो ये होती है रे ऑप्टिक्स, यहां से जन्मा था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़नी होती है, तो जिसमें हमको रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में और लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होते हैं रिफ्लेक्शन? तो देखिए, अगर कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो अपने मीडियम में लौट आती है। इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हिंदी में इसको पढ़ सकते हो, अगर कोई प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराती है तो अपने माध्यम में लौट आती है। इस फिनोमेना को, इस नियम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 रूल होते हैं। पहला क्या होता है? पहला कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे सेम प्लेन में लाई करते हैं। मतलब जो इंसिडेंट रे आती है वो और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है दोनों आपस में इक्वल होंगे। बात करते हैं इंसिडेंट एंगल की, तो देखो इंसिडेंट एंगल जो होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वही इंसिडेंट एंगल कहलाता है। आप ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, आप कोई भी एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ नहीं लोगे। आप जो भी एंगल लोगे इंसिडेंट का वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की ही होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल की, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है वो कहलाता है हम लोगों का रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां भी आप ध्यान देना कि वो एंगल आपकी सरफेस के साथ नहीं होनी चाहिए, वो एंगल आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच की ही होनी चाहिए। तो आप जब नॉर्मल से कोई भी एंगल ड्रॉ करोगे वही एंगल आपके लिए कैलकुलेटेड होंगे, बाकी सरफेस से वो एंगल कैलकुलेटेड नहीं किए जाते, मतलब नहीं लिखे जाते इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं नॉर्मल की, क्योंकि अगर प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है, तो आपका ये समस्याएं नहीं होंगी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट नॉर्मल बनेंगे। मगर सोचिए अगर आपका मिरर कर्व हो गया, आपकी सरफेस स्मूथ ना होके थोड़ी सी क्या हो गई, रफ हो गई, तो उस समय आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल बनता कैसे है। आपको अगर नॉर्मल बनाना पता हो गया तो हमको पता ही है इंसिडेंट कैसे निकलता है, रिफ्लेक्टेड कैसे निकलता है। आप इंसिडेंट के साथ नॉर्मल का जो एंगल बनाओगे वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड का एंगल बना दोगे वो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको नॉर्मल ड्रॉ करने आना चाहिए। तो देखो कोई भी सरफेस हो, आप स्मूथ की बात कर लो, रफ की बात कर लो, कर्व की बात कर लो या प्लेन की बात कर लो, कोई भी सरफेस की बात करो, नॉर्मल होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो केवल एक पॉइंट को टच करके जाए। आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है वो कहलाता है आपका नॉर्मल। तो अब आपका सरफेस कोई भी दे, कर्व सरफेस देगा, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रही होगी उस पॉइंट पे हम एक पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर हमको पता चल गया तो हम नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड के उतना एंगल बना के हम रिफ्लेक्टेड रे भी निकाल सकते हैं। तो बात ये होती है नॉर्मल ड्रॉ करने की, ऐसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। देखिए इसमें रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला होता है आप लोगों का स्पेकुलर और दूसरा होता है डिफ्यूज। स्पेकुलर का मतलब क्या होता है, स्पेकुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो जनरली स्मूथ सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है। देखिए इसमें होता क्या है, पूरे सरफेस पे आपकी इंसिडेंट एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। और बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपके जो एंगल्स हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हैं, ये बदलते रहेंगे क्योंकि ये सरफेस ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक रफ सरफेस पे बनता है, ऐसे सरफेस पे बनता है जो रफ है। तो रफ सरफेस पे बनता है तो आपके इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हर जगह इक्वल नहीं आएंगे, जबकि आपके स्मूथ सरफेस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सारे जगह इक्वल आएंगे। तो ये थी बात हम लोगों की रिफ्लेक्शन की। इतनी अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेस बेस्ड न्यूमेरिकल की और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। इतनी वीडियो देखने के लिए आपका